Jai Hind students. In the last lecture of this telemetry principle subjects, we understand about the various things related to the telemetry principle, in which telemetry block diagram, multiplex system and all was studied. Now, we are talking about the various example or applications of telemetry principle. In that series, that very first one is satellite telemetry. When we are talking about satellite telemetry, then in the last lecture we understand about the what is a satellite and how subsystems of a satellite are decided. जैसा कि आप जानते हैं कि सैटेलाइट जो है वो कई अलग अलग सिस्टम से मिलके बना हुआ एक कंबाइंड सिस्टम होता है, जिसका मेन मोटिव है अर्थ स्टेशन से आने वाले किसी भी डेटा को रीट्रांसमिट करना वापस अर्थ के दूसरे स्टेशन पे। इन सब काम को करने के लिए देयर आर वेरियस सब सिस्टम्स ऑफ ए सैटेलाइट, इन विच सम मेजर आर AOCS means attitude and orbit control system, then TTCM telemetry tracking command and monitoring subsystem, then इसके अलावा था कम्युनिकेशन सबसिस्टम, इसके अलावा पावर सप्लाई और उसके साथ एंटीनाज। तो ये सब जो चीजें थी वो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी। इनमें telemetry was the most important part as you are studying this telemetry principle subject, and telemetry plays an important role. So, other than that telemetry systems, it is also required we should understand about the basic satellite services, frequency bands used and application which are applicable for the telemetry principle. तो जब हम इन सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज मीन्स अगर हम उन सर्विसेज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर जो हमारा एक मेजर पार्ट अभी जो रह रहा था दैट वाज रिलेटेड टू द सैटेलाइट टाइप्स। एक्चुअली जब हम सर्विसेज की बात करते हैं होता क्या है कि फॉर ए स्पेसिफिक सर्विस वी रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक सैटेलाइट, और जब तक हमें उस सैटेलाइट का स्पेसिफाइड टाइप नहीं पता लगेगा वी कैन नॉट डिफाइन द सैटेलाइट दैट वो किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। सो हम सबसे पहले अब इसको पता करेंगे, क्योंकि कई बार आपके सैटेलाइट टेलीमेट्री पार्ट से जो स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं वो इसी सेक्शंस में से सबसे ज्यादा आते हैं। तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में तो देखिए कि सैटेलाइट टाइप्स, अब जैसे आप इस डायग्राम को देख सक रहे हैं, दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट, दिस इज मून, दिस इज गिनीमेड, दिस इज आयो, वेदर दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स मेड बाय ह्यूमंस। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जिनको कि इंसान बनाता है और फिर उसको लॉन्च करते हैं हम रॉकेट के थ्रू, जबकि नेचुरल सैटेलाइट आर दोज विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर। तो ये तो सबसे बेसिक टाइप है, बट हमारा मीनिंग इनसे ज्यादा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट एक्चुअली, दैट आर एक्टिव सैटेलाइट एंड पैसिव सैटेलाइट। एक्टिव सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर द लिंकिंग एंड आल्सो फॉर द प्रोसेसिंग द सिग्नल, बट पैसिव सैटेलाइट आर ओनली फॉर द डायरेक्ट लिंकिंग पर्पज, मींस आपके सैटेलाइट के ऑन बोर्ड कोई तरह की प्रोसेसिंग नहीं होगी। मींस पैसिव सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो डेटा को एज इट इज अर्थ स्टेशन से एक से रिसीव करता है और दूसरे को ट्रांसमिट कर देता है, जबकि एक्टिव सैटेलाइट्स के अंदर आपके लिंक भी प्रोवाइड होता है और उसके साथ साथ उस पर प्रोसेसिंग भी की जाती है। तो ये सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है, बट जब इससे आगे चलते हैं तो हम इनको अलग अलग अकॉर्डिंग टू various parameters we are going to divide this type of satellite. तो according to that सबसे पहला आता है मास। जब हम मास की बात करते हैं as per the weight, तो जब हम बात करते हैं more than 1000 kgs की वो लार्ज सैटेलाइट होते हैं। सिमिलरली देयर आर मीडियम साइज जो कि 500 से 1000 किलोग्राम तक के होते हैं, और इसके अलावा in these days these small satellites are very popular because the launching of these small satellites is very easy compared to these large satellite, and also cost, because small satellite having very low cost in the designing or manufacturing process. तो इसके अंदर जो सबसे बेसिक जो पार्ट आता है वो आता है क्यूब सेट। अगर आप कभी जानना चाहें तो क्यूब सेट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि स्मॉल सैटेलाइट के एक फेज के अंदर
एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंजेस कर रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया ने भी अपने जो पिछले दिनों रिकॉर्ड बनाया था 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का, उसमें भी काफी सैटेलाइट नैनो सैटेलाइट्स थे। और इन नैनो सैटेलाइट्स की वजह से ही एक सिंगल रॉकेट इतना बड़ा फिगर फॉर द सैटेलाइट लॉन्चिंग अचीव कर पाया। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू द मास है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट, जब हम ऑर्बिट की बात करते हैं तो अर्थ के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। देखिए जैसे कि अर्थ है, अर्थ को हमारे मिडल की हम बात करें तो इक्वेटोरियल प्लेन होता है। अगर उस इक्वेटोरियल प्लेन के अक्रॉस कोई अगर हमारा ऑर्बिट डिजाइन किया जाता है फॉर द सैटेलाइट, वो कहलाता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अगर पोल्स के अक्रॉस बनाया जाता है तो दैट इज पोलर ऑर्बिट। और सिमिलरली इंक्लाइंड ऑर्बिट वो होता है जो कि आपके एक इक्वेटर के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर होता है। सिमिलरली अगर उसकी शेप की बात करें तो शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास सर्कुलर एंड इलिप्टिकल दो शेप हैं। और अगर अल्टीट्यूड के हिसाब से बात करें तो लियो, मियो और जियो तीन तरह के हैं। बट जब हम जियो की बात करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो हैं जो कि अराउंड 36,000 की किलोमीटर की हाइट के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। ये अगर हम बात करें तो अगर आप यहां पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से, दिस वन इज फर्स्ट वन इज द लियो विच इज अराउंड 1000 किलोमीटर, देन मियो 10,000 एंड देन जियो, जियो इज 35,768, that is the exact geo height और geo altitude, satellite altitude. Other than that एक हियो आपका भी होता है, that is hyper elliptical orbit, that is also possible for some specific kind of satellite. Means जितने भी मैं आपके यहाँ सैटेलाइट्स के ये ऑर्बिट्स और इनके टाइप्स की बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके सैटेलाइट के यूज को, कि जिस जगह भी हम उसको यूज करना चाहते हैं, जो हमारा उसमें बेसिक सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड कराएगा, वो सब उसी पे डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में भी यहाँ पर हमारे पास दो ऑर्बिट्स हैं। एक तो होती है जियो स्टेशनरी जो कि इक्वेटर के अलोंग होती है, दूसरी अगर इक्वेटर के साथ किसी एंगल पे है तो वो बन जाती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये सब हम बात करें तो ये इनके वेरियस पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हैं, ये आपने सब पढ़े हुए हैं, इन पे आपके क्वेश्चन एक या दो बार कभी आए हुए हैं, बट दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो जब हम इनकी बात करते हैं तो ये हमारे वेरियस सैटेलाइट टाइप्स हैं एज पर दियर रिक्वायरमेंट। तो उनमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, रिमोट सेंसिंग है, नेविगेशन है, जियोसेंट्रिक है, ग्लोबल पोजीशनिंग मतलब उसके अलावा ड्रोन सैटेलाइट्स है, पोलर है, ग्राउंड है, नैनो सैटेलाइट्स है। ये सब के सब सैटेलाइट्स आपके एज पर द टाइप्स हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं तो इसी सीरीज में आगे चलते हुए जब आप देखते हैं तो हमारे पास आती हैं सैटेलाइट सर्विसेज। तो आपने जैसा कि देखा, एक सैटेलाइट टेलीमेट्री सिस्टम को समझने के लिए हमें सैटेलाइट के पूरे कम्युनिकेशन की बेसिक्स को अच्छे से समझना जरूरी है, इन विच वी हैव वेरियस पार्ट। द फर्स्ट पार्ट वाज व्हाट इज सैटेलाइट, then we go through the satellite construction, means subsystems of the satellite. After that we concentrate on the types of satellite. Now we are talking about the satellite services. तो जब हम satellite service की बात करते हैं तो there are two types of services offered by the satellite, that is one way satellite और दूसरा two way satellite communication link. जब आप one way की बात करते हैं तो इसमें आपका सैटेलाइट किसी अर्थ स्टेशन के साथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहा होता है, मींस या तो वो डेटा रिसीव कर रहा है अपलिंक पे या वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है डाउनलिंक पे। इट मींस यू हैव ओनली वन डायरेक्शन और वन वे कम्युनिकेशन पाथ। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक्स, देन वी हैव बोथ अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज और लिंक फॉर ए इंडिविजुअल अर्थ स्टेशन, in which it is known as uplink 1 for the earth station 1, for the second that is uplink 2 for the second earth station. So you can easily understand these points that for satellite services, when we are going to broadly classify this, it is coming into the picture that there are two types, that is one way satellite services and two way satellite communication link services. Then we are talking about the specific points. तो हम कहाँ यूज करते हैं? वन वे सैटेलाइट आपका ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विसेज लाइक रेडियो, टीवी, इंटरनेट, इनके लिए यूज होता है, स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है, रेडियो डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। बट जब हम टू वे की बात करते हैं तो ये फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज, टेलीफोन, फैक्स, डेटा, बिट रेट और इनके लिए, और मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज लाइक लैंड मोबाइल और मोबाइल, मैरीटाइम, एरो मोबाइल, इनके लिए यूज किया जाता है। तो ये सब इनका बेसिक क्लासिफिकेशन है। बट जब हम इसके भी आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा टेलीमेट्री के साथ इसका लिंक कैसे आता है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इन टेलीमेट्री एक्चुअली वी आर एक्सेसिंग द
data from a remote location, and when we are accessing the data from a remote location, it is required that we should access the data on a specific frequency band by through a specific link, by through a specific system, or by through a basic phenomena which is going to be used for that telemetry transmission purpose. तो आपने यहाँ पर देखा we are talking about the satellite telemetry system. तो जब ये हम बात कर रहे हैं तो सैटेलाइट टेलीमेट्री के अंदर उसकी सर्विसेज की बात करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली इस सर्विसेज को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं. वैसे इसके अलावा इसको फर्दर भी 2 पार्ट में और डिवाइड किया जाएगा, बट जो मेजर है दैट इज फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विसेज, मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज, रेडियो नेविगेशन RNSS and RDSS, radio determination satellite services. These are the most basic type of satellite services which is going to be used by the various system of telemetry block diagrams or telemetry systems. तो जब हम बात कर रहे हैं ये सारी सैटेलाइट सर्विसेज हैं, तो अब हम आगे चलते हैं. आगे जब हम बात करते हैं तो दूसरा है सैटेलाइट सर्विस. अब देखिए आपको एक जैसे छोटा सा पॉइंट बताऊं, ये आता है बात अबाउट द इंटर सैटेलाइट सर्विसेज ISS. एक्चुअली आपने अभी तक जितना भी कंस्ट्रक्शन पढ़ा उसमें एक अर्थ स्टेशन था, दूसरा अर्थ स्टेशन था, स्पेस में सैटेलाइट था, यहां से कम्युनिकेशन इस तरह से हो रहा था. बट स्पेस के अंदर भी एट द टाइम देयर आर मैनी सैटेलाइट्स प्रेजेंट एट द सेम टाइम. और जब हम इन मैनी सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, ईच सैटेलाइट अपना एक इंडिविजुअल काम कर रहा है. जब हम उस इंडिविजुअल सैटेलाइट के वर्क की बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए इनका एक अलग पाथ है, इनका एक अलग ऑर्बिटल पीरियड है, इनकी अलग ऑर्बिटल वेलोसिटी है, सब चीजें अलग अलग चल रही है. तो वहां पर स्पेस के अंदर टू अवॉइड द कोलिजन बिटवीन द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इन द वेरियस ऑर्बिट, इट इज रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी ए communication link between these satellites, and to maintain that link between the satellites we use this inter satellite service. So basically this is a primary important to the operators of satellite system, means जो भी आपके सैटेलाइट सिस्टम के ऑपरेटर्स हैं ये उनके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि उन्हें ये लुक आफ्टर करना है कि 2 अलग अलग ऑर्बिट में फॉलो करने वाले, रोटेट करने वाले, ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट कहीं आपस में ही कोलिजन में नहीं आ जाएं या एक दूसरे के प्रोसेस को, अपने वर्किंग को इंटरफेयर ना करें. तो बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू द इंटर सैटेलाइट सर्विसेज. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर, these are the 6 designed services which are specially designed for a specific purposes, such as amateur satellite services, earth exploration satellite services, meteorological satellite services, space operation services, space research and standard frequency and time signal satellite services. तो ये जो आपकी जितनी भी मैंने अलग 6 आपकी सैटेलाइट सर्विसेज की मैंने बात की है, ये जितनी की जितनी सैटेलाइट सर्विसेज हैं ये सब की सब आपकी बहुत स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है स्पेसिफिक ऑपरेशन को ध्यान करते हुए, और इनको अलग अलग स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस एंड एजेंसीज यूज करती है एज पर देयर रिक्वायरमेंट. सो इसी सीरीज के अंदर अभी तक हमने सैटेलाइट से शुरू करते हुए सब सिस्टम और उसके टाइप्स के साथ सर्विसेज को डिस्कस कर लिया. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकली फ्रीक्वेंसी, because I am talking about the again and again about uplink and downlink frequency. So it is required that we should know about the frequency band used for the satellite communication. So अगर आप बात करें, this is the general electromagnetic spectrum of a system in which आप देख सकते हैं रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड उससे ज्यादा, अल्ट्रावायलेट उनसे ज्यादा, एक्सरे और गामा रे उनसे ज्यादा. जिस सीरीज में हम इनमें आगे बढ़ते जाते हैं, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो यहां पर इस तरफ गामा रे की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, जबकि अगर हम वेवलेंथ की बात करें लैम्डा की तो वो आपकी इस साइड में बढ़ती जाती है. तो एक्चुअली एज सुन एज वी आर मूविंग फ्रॉम द रेडियो टू द अनदर पार्ट, यू कैन सी दैट एक्चुअली आवर वेवलेंथ इज गोइंग डाउन, मींस आपकी वेवलेंथ कम होती जा रही है. तो जब हम इसकी बात करते हैं, जब इसके लिए आगे चलते हैं, तो आप एक चीज बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि इस पूरे सेक्शन के अंदर ये जो एरिया है ये आपका विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है. सिमिलरली जब हम इस विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हम इसी को देखते हुए जब हम बात करें तो इन्हीं पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम एक अदर तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज VLF LF, मींस वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी,
VHF, UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी एंड एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी। हर एक फ्रीक्वेंसी बैंड का एक स्पेसिफिक यूज है। जैसे आप वेरी लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, दैट इज यूज फॉर द मैरीटाइम नेविगेशन सिग्नल्स। अगर आप LF की बात करें, लोअर फ्रीक्वेंसी, दैट इज यूज्ड फॉर नेविगेशन एड। फॉर टेलीविजन वी आर यूजिंग VHF एंड UHF रेंज। फॉर रेडियो वी आर यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज। सैटेलाइट एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए हम सैटेलाइट सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, और रेडार रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड रेडार लैंडिंग सिस्टम के लिए हम एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। तो आप यहां पर एक बहुत अच्छे से चीज देख सकते हैं कि आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि इस पूरे सिनारियो के अंदर आपको एक चीज बहुत क्लियरली देखने को मिली कि हमारा सिर्फ सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड ही यूज्ड होता है सैटेलाइट के लिए। तो इसको बैंड को अगर हम बात करें तो दैट इज लाइंग बिटवीन द 1 to 40 गीगाहर्ट्ज, and this 1 to 40 gigahertz frequency band is again divided into this part, that is LSC, X, KU, K and K band. That is the band used by the satellite for their uplink, downlink and all purposes. Means when you are talking about this L band, C band, S band and C band, तो आप जब इसको याद करना चाहते हैं तो आप यहां पर दो तरीके से देख सकते हैं। आप इस पोर्शन को एक में याद करें, इस पोर्शन को आपके इस पोर्शन को LSC को एक में याद करें, KU, K एंड KA को एक में याद करें और X को अलग से। अब आप देखिए दैट LSC बैंड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डोमेस्टिक सैटेलाइट यूज, वेदर दिस X बैंड इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस जैसे मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं, और आपके जो सिक्योर्ड चैनल होते हैं जो कि मिलिट्री या सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड बाय द X बैंड। एंड फॉर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पर्पसेस दे आर यूजिंग दिस KU, K and KA. Actually that is complete a K band starting from the 12 gigahertz to 40 gigahertz, but it is again divided into K underband and K above band. So basically we are dividing this complete frequency spectrum for this satellite communication. तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। तो आप कैसा देखते हैं इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सैटेलाइट स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज, देयर आर 3 पॉइंट्स: बैंडविड्थ, एंटीना साइज एंड अटेन्युएशन। सो एज सून एज हम L बैंड की तरफ जाते हैं, इट हैज ए स्मॉलर बैंडविड्थ, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द KA बैंड, then it is a larger bandwidth. Similarly to this bandwidth, we can see that for this small bandwidth the antenna size is large for the L band, whether for K band it is small. इसके साथ ही जब हम बात करते हैं attenuation की, means the susceptibility to the rain fading or other interferences, because when you are sending the information from earth station to the satellite, actually it goes through the atmosphere, एंड एटमॉस्फेयर के अंदर आप जानते हैं रेन ड्रॉप्स, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, लाइटनिंग डिस्चार्ज, थंडरस्टॉर्म, ये सब पॉइंट रहते हैं दैट आर एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अटेन्युएशन इन द सिग्नल. इट मींस at the smaller frequencies that attenuation is less, but on the higher frequencies that attenuation is high. Similarly, there are some other point also which are throughput and susceptibility to rain fading. So when we are talking about throughput is actually how much you are going to input, and as per that corresponding to that input how much output we are getting. So throughput is related to that point. तो लो फ्रीक्वेंसी पे थ्रूपुट भी आपका कम रहता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका थ्रूपुट भी ज्यादा रहता है. तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी बैंड और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आपकी सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से और सैटेलाइट टेलीमेट्री में जुड़ के आते हैं. और अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल्स में देखना चाहें तो बेसिकली दिस एल बैंड जो कि 1 से 2 गीगाहर्ट्ज के लिए होता है, दैट इज यूज्ड फॉर द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कैरियर एंड आल्सो फॉर सैटेलाइट मोबाइल फोन्स. सिमिलरली एस बैंड जो कि आपका 2 to 4 गीगाहर्ट्ज के लिए है, वो आपका वेदर रडार के लिए, सरफेस शिप रडार के लिए और सम कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेशली दोज ऑफ नासा फॉर कम्युनिकेशन विद आईएसएस एंड स्पेस ट्रैफिक और स्पेस शटल्स. तो आपके ये सब उसमें यूज आता है. सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सी बैंड, KU बैंड एंड K बैंड, दैट इज द मोस्ट यूज्ड सैटेलाइट बैंड फॉर द ट्रांसपॉन्डर. तो जब हम सी बैंड की बात करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 4 to 8 गीगाहर्ट्ज है,
and it is used for the satellite communication for full time TV network and the raw satellite feeds. Similarly, for X band when we are talking about, that is 8 से 12 gigahertz and that is used for the radar application. Then Ku, K and Ka band, they are used for the various satellite communication such as short range communication and satellite का for the close up high resolution application. So ये जो जितनी भी हमने बात की ये सारा का सारा आपके frequency band and frequency spectrum allocation है, that is related to the basic satellite telemetry system. And when we are talking about all these, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्योंकि टेलीमेट्री के साथ जुड़ चुका है, हमें इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, सबसे पहले तो एरिया ऑफ कवरेज बहुत बढ़ जाता है. एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ कैन बी कवर्ड. ट्रांसमिशन कॉस्ट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कवरेज एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जो प्लेस करते हैं आप वो पूरे एरिया के लिए करते हैं. और मोर बैंडविड्थ एंड ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबिलिटी. बट इसके साथ साथ आपके इसके कई डिसएडवांटेज है. सबसे पहला लॉन्चिंग सैटेलाइट, उसके बाद प्रोपगेशन डिले ड्यू टू द एटमॉस्फेयर एंड कन्वेंशनल सिस्टम. तीसरा डिफिकल्ट टू प्रोवाइड रिपेयरिंग, बिकॉज सैटेलाइट आप जो लॉन्च करते हैं वो तो अर्थ स्टेशन से आपका स्पेस में चला जाता है, उसके बाद उसकी रिपेयरिंग और उसको रिप्लेस करना आफ्टर दैट उसकी टाइम पूरा हो जाए, जब आपका सैटेलाइट एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि एनी सैटेलाइट इज मेड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड. आफ्टर दैट टाइम पीरियड यू हैव टू रिप्लेस द अनदर सैटेलाइट विद दैट एग्जिस्टिंग सैटेलाइट. तो आप जब ये बात कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए डिफिकल्टी है. फ्री स्पेस लॉस एंड कंजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारे के सारे हमारे इश्यूज है. तो ये बेसिकली आपके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन को फिजिबल और नॉन फिजिबल बनाते हैं. सिमिलरली एप्लीकेशन जो हमने सर्विसेज के अकॉर्डिंग बात की थी, हम बहुत सारे एप्लीकेशन देख चुके हैं जिनमें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, वॉइस कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट एप्लीकेशन है, मिलिट्री एप्लीकेशन है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन है और वेदर कंडीशन. ये सब के सब सैटेलाइट के एप्लीकेशन है दैट यू आर यूजिंग इन दीज डेज. एंड जब हम इनकी सब की बात करते हैं तो ये हमारा कंप्लीटली मिलके सिस्टम आता है जो कि हमारा पूरी तरीके से एक सैटेलाइट सिस्टम को बनाता है. तो अगर आप देखें सैटेलाइट टेलीमेट्री सिस्टम को, एक्चुअली यहां पर हम आप देखते हैं क्या सिस्टम बना. टेलीमेट्री का मींस क्या होता है? टेलीमेट्री मींस है रिमोटली एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन. तो जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो सैटेलाइट इज आल्सो डूइंग द सेम पार्ट. हाउ इट इज गोइंग टू डू दैट? you can see that data is going to transfer from one place to another place. तो आप यहां पर देखते क्या है, स्पेस के अंदर आपका कोई लोकेशन है, वहां से हमारे पास डेटा एक्सेस हो रहा है. आप सैटेलाइट की हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू TTCM. अगर आपको कोई डायरेक्ट एग्जांपल पूछ रहा है आपके टेलीमेट्री सिस्टम का सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हुए, तो दैट इज TTCM, in which you are directly monitoring the health of a satellite by measuring the various parameter of a satellite health. तो ये सब चीजें मिलके आपके सैटेलाइट सब सिस्टम को इससे जुड़ा हुआ बनाती है. तो सिमिलरली जब हमने बात की तो ये था पूरा कंप्लीट अबाउट द सैटेलाइट टेलीमेट्री सिस्टम. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द or another application of this system. So till then, thank you. Jai Hind students. In the previous lecture of telemetry principles, we go through the optical fiber telemetry system, and today we are going to next about the optical fiber telemetry basic building block and dispersion. So, in the last lecture, as I told you that for a better bandwidth and the easy communication between the two places, optical fiber is a very good medium. In optical fiber, actually we are taking two different refractive index materials
and making a structure in which the center part having higher refractive index than the outer part, and that is known as core and cladding, as you studied in the previous lecture. This is the basic construction of a optical fiber. You can see that this is the core, this is the cladding. So, due to the total internal reflection, the propagation of waves will take place, and in the optical fiber communication, actually we are converting the electrical signal into the light signal, so that it can travel through this medium. And in this arrangement of optical fiber communication, you can see that how we are going to transfer the data from one end to the another. So, if you want to understand here, you can see that this is the transmitter part and this is the receiver part, and this one is the channel. So, you can easily understand here that when we are using this optical fiber communication in telemetry system, it will become optical fiber telemetry. So, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, इन दिस पार्ट यहाँ पर हमारा ट्रांसमीटर है, यहाँ पर हमारा रिसीवर है, और एक्चुअली वी आर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फर्स्ट इनटू द लाइट सिग्नल, एंड देन वी आर सेंडिंग दैट लाइट सिग्नल इस चैनल के थ्रू टुवर्ड्स दिस रिसीवर. So, in the optical fiber telemetry system, actually we required some basic things such as light source, because we are having this electrical signal as a input, and through this optical fiber जो कि हमारा मीडियम है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेज रहे हैं, वो पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर है जो कि सिर्फ लाइट को कैरी कर सकता है. दैट्स वाई we are converting this electrical signal through this light source into the light energy or light signal. So, जो सबसे बेसिक और सबसे फेमस आपके लाइट सोर्स हैं वो लेजर एंड LED, लाइट एमिटिंग डायोड एंड लेजर. इन दोनों के रिक्वायरमेंट्स जब हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स, सिंगल मोड, मल्टी मोड, तब हमने इन्हीं के बारे में बात किया था. बेसिकली व्हेन वी रिक्वायर्ड ए सिंगल मोड कम्युनिकेशन वी रिक्वायर्ड दिस लेजर, एंड फॉर मल्टी मोड ट्रांसमिशन वी यूज LED. सो अगर आप इस डायग्राम को यहाँ समझना चाहें तो देखिए, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल. यहाँ पर हमारा बेसिक सेंसर से इनपुट आ रहा है, सेंसर बेसिकली कन्वर्टिंग द फिजिकल क्वांटिटी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. That electrical signal is giving to this drive circuit, where that drive circuit is actually conditioning the signal as per the requirement of the further blocks of the transmitter. Now हम क्या कर रहे हैं, light source that may be a laser or LED, वो इस electrical input signal के corresponding एक light signal generate करेगा, and that light signal is applied to this optical fiber through this connector. Here this is the fiber fly lead जो यहाँ पे कनेक्शन हो रहे हैं उसके आगे का पार्ट. Then that data is going towards the channel through this optical fiber by the using this optical fiber. Then ये आपका optical splices है यहाँ पर. Optical splices basically they are connectors and splicers are special kind of instrument or equipments of the optical fiber, because अगर आप इसको सीधा सीधा समझना चाहें, दैट हमारा जो लाइट है वो लाइट इस पर्टिकुलर कोर के अंदर ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह ट्रांसमिशन नहीं है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है. तो जब हम नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपने दो वायर्स को अगर जोड़ा और एक साथ उनको आपने ट्विस्ट कर दिया तो भी आपका पावर है जो वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, वोल्टेज है जो ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा पा रहा है. पर आप ऐसा ऑप्टिकल फाइबर के केस में नहीं कर सकते, बिकॉज लाइट सोर्स है, और अगर आपके पास दो अलग अलग ऑप्टिकल फाइबर्स हैं
तो उन दोनों ऑप्टिकल फाइबर को प्रॉपर अलाइन करके जोड़ना बहुत जरूरी है ताकि कोर से कोर कनेक्ट हो और क्लेडिंग से क्लेडिंग. दैट्स व्हाई दीज splicing and connectors are used and they are very important part of this optical fiber block diagram. Then this is going towards this optical coupler or beam splitter. जैसा कि अगर आपको यहाँ से मान लीजिए वेव्स को दो डायरेक्शन में, लाइट वेव को दो डायरेक्शन में अलग अलग आपको सेपरेट करना है, डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आप अगेन वैसा नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते. यू नीड स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉन एज बीम स्प्लिटर, जो आपकी लाइट सोर्स को दो टुकड़ों में डिवाइड करेगा, लाइट सोर्स को, सॉरी लाइट सिग्नल को. सिमिलरली जैसे जैसे आपका सिग्नल आगे जा रहा है तो आपके सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शंस आएंगे. लाइट है, लाइट सोर्स है, लाइट सिग्नल है, इसमें बाकी किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से या किसी और वजह से, EMI EMC की वजह से किसी तरह का कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आता है. बट यहां जो डिस्टॉर्शन आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्शन, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे डिस्पर्शन. तो वो डिस्पर्शन की फॉर्म में आता है. तो उस डिस्पर्शन को दूर करने के लिए चैनल के अंदर हम लिमिटेड डिस्टेंस के ऊपर, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे वी आर यूजिंग दिस रिपीटर सर्किट. ये रिपीटर सर्किट एक्चुअली कर क्या रहे हैं, जो भी हमारा लाइट सिग्नल आ रहा है उसको एक ऑप्टिकल रिसीवर रिसीव करता है, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस एम्पलीफाई करता है, उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन होता है तो उसे हटाता है, एंड देन दैट सिग्नल इज अप्लाइड टू अगेन ऑप्टिकल ट्रांसमीटर. वहां पर वो वापस उसको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और सेम प्रोसेस आगे चलते हुए आपका जो सिग्नल है वो रिसीवर साइड में जाता है. तो आप यहां पर देख रहे हैं कि लाइट सोर्स के अंदर बाकी हमारे डिसएडवांटेजेस खत्म हो चुके हैं, बट यहां पर डिस्पर्शन का एक प्रॉब्लम रहता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो ऑप्टिकल एम्पलीफायर से यहां पर ये आता है, जैसे यहां पर मिलता है यहां ऑप्टिकल एम्पलीफायर दैट आर सेम एज द नॉर्मल एम्पलीफायर्स, दे आर गोइंग टू एक्चुअली एम्पलीफाई द ऑप्टिकल सिग्नल. फिर यहां पर हमारा रिसीवर पार्ट है. रिसीवर पार्ट के अंदर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल है ऐसी डिवाइस जो कि आपका फोटो डिटेक्टर है. पिन डायोड यहां पर यूज करते हैं एज ए फोटो डिटेक्टर, जिस तरह से आपने सोर्स के लिए यूज किया था लेजर एंड एलईडी, सिमिलरली फोटो डिटेक्टर के अंदर आप पिन डायोड यूज करते हैं. इन फोटो डिटेक्टर एक्चुअली यू आर कन्वर्टिंग द लाइट सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड देन दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज amplified and signal will be restored as per the requirement. So basically ये पूरा का पूरा सिस्टम है. Then हम इसके बाद बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं. When we are talking about the basic characteristics, तो सबसे पहली बात है वाइडर बैंडविड्थ. इसकी बैंडविड्थ आपकी 10 to the power 13 हर्ट्ज टू 10 to the power 15 हर्ट्ज के आसपास रहता है इसका ऑप्टिकल कैरियर फ्रीक्वेंसी. इसके अंदर ट्रांसमिशन लॉसेज आपके बहुत लो होते हैं. इसकी डाइलेक्ट्रिक वेव गाइड होती है. सो ऑप्टिकल फाइबर आर मेड फ्रॉम द सिलिका, तो ये एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम रहती है उसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं रह पाएगी. सिमिलरली सिग्नल इज सिक्योर्ड एनफ फॉर द ट्रांसमिशन, बिकॉज यहाँ पर आपका जो सिग्नल है वो लाइट फॉर्म में है और वहाँ पर रेडिएट होने के चांस नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर क्लेडिंग और उसके बाद आपके आउटर शीथ के थ्रू कवर्ड रहता है. ऑल्सो स्मॉल साइज एंड द वेट, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑप्टिकल फाइबर आपके बहुत ही स्मॉल रेडी के साथ, इसको रेडियस के साथ इनको डिजाइन किया जाता है. दैट्स वाई ये बहुत हल्के भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं और कॉम्पैक्ट भी होते हैं. तो यही जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की, यही आपके ऑप्टिकल फाइबर टेलीमेट्री को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस बना देते हैं. और वो आपके बेसिक एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्वाइट वाइडर बैंडविड्थ होने की वजह से आपके पास बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है. इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इसके अंदर रहता है क्योंकि पूरा का पूरा सिलिका से बना हुआ मटेरियल है आपका ऑप्टिकल फाइबर. दैट्स वाई यहाँ पर कोई तरह का इलेक्ट्रिकल शॉर्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मींस इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है कंप्लीट. तीसरा वेरी लो ट्रांसमिशन लॉस है. देन स्मॉल साइज और लाइट वेट जैसा हमने डिस्कस किया, सिक्योरिटी भी हाई रहती है, एंड वेरी लो पावर कंजप्शन एंड वाइड स्कोप ऑफ सिस्टम एक्सपांशन. तो ये सब एडवांटेजेस मिलके इस ऑप्टिकल फाइबर टेलीमेट्री को बहुत एडवांस बना देते हैं. सिमिलरली ऑप्टिकल फाइबर हैविंग सम डिसएडवांटेजेस, उनमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस हम जब बात करते हैं तो एक तो आपका सबसे पहले डिस्पर्शन की काउंटिंग आती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख ही रहे हैं. सो उससे पहले जो अदर डिसएडवांटेजेस दैट आर कि पूरा का पूरा सिस्टम बहुत कॉस्टली पड़ता है. इसका सिस्टम का कॉस्टली पड़ने की वजह क्या है? बेसिकली इसके अंदर ओनली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन पॉसिबल है, एंड प्रिसाइज एंड कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट वुड बी
रिक्वायर्ड बिकॉज आपका सिस्टम जो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि यहां पर आपके दो मान लीजिए ये ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, एक ये और एक ये। आप जब इन ऑप्टिकल फाइबर्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो आप जब इनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस कोर को कोर से कनेक्ट करना पड़ेगा और क्लेडिंग को क्लेडिंग। तो इसके अंदर प्रॉपरली आपका दोनों का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। इस अलाइनमेंट को करने के लिए आप जनरली नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वायर की तरह इनको ट्विस्ट करके नहीं यूज कर सकते। तो इसके अंदर आपको इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इसको बहुत अच्छे से अलाइनमेंट करना पड़ेगा, और इसके लिए स्प्लिशिंग एंड जो आपके कनेक्शन के लिए कनेक्टर्स यूज किए जा रहे हैं, ऑप्टिकल कनेक्टर्स, उन सब का रिक्वायरमेंट बहुत कॉस्टली पड़ता है और ये बहुत ही ट्रेंड लोग ही इस प्रोसेस को कर पाते हैं। दैट्स वाई ये इसका एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है। ऑल्सो अगर कोड्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ यूनिपोलर कोड के लिए ही काम करते हैं। सो ये ऑप्टिकल फाइबर के डिसएडवांटेजेस हैं। अब जो मैंने आपको बता रहा था, 2-3 बार बताया, दैट इज डिस्पर्शन। एक्चुअली जिस तरह से हर एक सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ट्रांसमिशन के टाइम आपको किसी तरह का डिस्टॉर्शन फेस करना पड़ सकता है या कोई और प्रॉब्लम, उसी तरीके से आपका ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी एक डिस्पर्शन नाम का इशू रहता है। इन डिस्पर्शन को अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस डिस्पर्शन, एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू हैपन इन दिस डिस्पर्शन पार्ट, जैसा कि बताया अभी मैंने आपको, इन ऑप्टिकल फाइबर इट इज ओनली कंसिडरिंग यूनिपोलर कोड्स। यूनिपोलर कोड का मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो आप इसको यहां समझ सकते हैं। यूनिपोलर कोड मींस ऐसा कोड जिसका इलेक्ट्रिकल, अगर आप उसका सिग्नल बनाना चाहें तो उसके अंदर आप एक ही पोल को यूज करके आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 0 और 1 तो रेफरेंस है, वो आपका 0 से रहा, 1 के लिए आपने हाई यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर। अब जिस तरह से आप इस सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, तो ड्यू टू द सिस्टम नॉन लीनियरिटीज और आपके जो अदर उसके अंदर प्रॉब्लम्स रहती हैं डिस्टॉर्शन की वजह से, किसी भी वजह से आपका जो ओरिजिनल ये जो कोड है ये एक्सपांड हो जाता है, मींस ब्रॉड हो जाता है। इसको बोलते हैं पल्स ब्रॉडनिंग। ये आपकी पल्स थी जो कि आपकी पल्स ब्रॉड हो गई है। तो ये जो पल्स ब्रॉडनिंग है ये बेसिकली आपके डिस्पर्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। होता कैसे है? डिस्पर्शन ऑफ द ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल कॉजेज डिस्टॉर्शन फॉर बोथ डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन अलोंग ऑप्टिकल फाइबर। इट मींस आपका सिग्नल एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, इन बोथ केसेस डिस्पर्शन इज देयर। Also optical fiber transmission which involves some form of digital modulation, then the dispersion mechanism within the fiber cause broadening of the transmitted light pulse as they travel along the channel, means pulse की broadening होगी। then इसके साथ ही each pulse broaden overlap with its neighbor, और इसी जैसे देखिए जैसे कि ये दो सिग्नल्स थे, ये आपकी दो पल्सेस थी, जब ये दोनों पल्स ओवर एक दूसरे के साथ आपके पल्स इनकी ब्रॉडनिंग होगी तो आपका इस तरह से होगा। तो मतलब क्या होगा? ओवरलैप करेंगी। ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आपका आएगा जो कि आपके नंबर ऑफ एरर को इंक्रीज करेगा। सो यहां पे इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, दिस इज द सिग्नल 1010 यूनिपोलर कोड फॉर्म में। जैसे ही आपके इसके अंदर आपके कोई पल्स की प्रॉब्लम आती है तो ये पल्स की ब्रॉडनिंग हुई है। पल्स ब्रॉडनिंग होने की वजह से आप यहां पे देख सकते हैं ये ओवरलैपिंग है, एंड दैट ओवरलैपिंग विल बी कॉल्ड डिस्पर्शन। सो ऑप्टिकल फाइबर डिस्पर्शन के अंदर जो दूसरे पॉइंट्स हैं, दैट सिग्नल डिस्पर्शन अलोन लिमिट्स द मैक्सिमम पॉसिबल बैंडविड्थ अटेनेबल विद ए पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर, एंड ऑल्सो फॉर नो ओवरलैपिंग, मीन्स आपका डिस्पर्शन ना आए उसकी कंडीशन में, फॉर नो ओवरलैपिंग ऑफ लाइट पल्स डाउन ऑन एन ऑप्टिकल फाइबर लिंक, द डिजिटल बिट रेट BT must be less than the reciprocal of the broadened pulse duration. So BT is less than equal to 2 tau. Actually this is the required condition. Means अगर आप चाह रहे हैं कि आपके सिस्टम के अंदर डिस्पर्शन ना आए, इन दैट केस जो उसकी बैंडविड्थ है वो आपके लेस देन होना चाहिए रेसिप्रोकल ऑफ द ब्रॉडन्ड पल्स ड्यूरेशन। तो पल्स ड्यूरेशन से आपका कम होना चाहिए। सो व्हेन द लिमिटेशन इन द बैंडविड्थ ऑफ ए फिल्टर ड्यू टू डिस्पर्शन आर स्टेटेड, तो यहां पर आपका पूरा ऑप्टिकल बैंडविड्थ आ जाती है। सो यू कैन सी हियर दैट इज द मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके पास ये इसका एम्पलीट्यूड आपने इनपुट दिया, मल्टी मोड आपके इसके अंदर मूवमेंट चल रहा है, और ये पूरा का पूरा स्टेप इंडेक्स है। मींस इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चेंज हो रहा है वो एब्रप्टली चेंज हो रहा है एट द कोर क्लेडिंग जंक्शन, एंड इसकी वजह से जो आपके पास
पल्स ब्रॉडनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, द पल्स ब्रॉडनिंग इज लेस, मीन्स आपका डिस्पर्शन थोड़ा कम है. बट जैसे ही आप सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करते हैं, आपकी डिस्पर्शन की वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाती है. तो यू कैन सी हेयर द कंपेरिजन बिटवीन द वेरियस फाइबर्स एंड बिटवीन द वेरियस मोड्स, तो आप इनको इजीली समझ सकते हैं. देन अगर हम इन डिस्पर्शन के टाइप की बात करें, तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, there are basically two types of dispersion. First, intramodal dispersion, second one is intermodal dispersion. Intramodal chromatic भी कहलाता है, and intramodal is again divided into two, material dispersion and waveguide dispersion. अब हम इनको एक एक करके आगे पढ़ते हैं. You can see here in the chromatic dispersion means intramodal. Intramodal dispersion में chromatic और intramodal dispersion may occur in all type of optical fiber and result from the finite spectral line width of the optical source. Means अगर आपको कोई भी पूछता है, पहला रीजन जो भी आपके इंट्रामोडल डिस्पर्शन का है वो होता है ड्यू टू द finite spectral line width of the optical source. Also, optical source do not emit just a single frequency and a band of frequency, then there may be a propagation of delay differences between the spectral component of the ट्रांसमिटेड सिग्नल. तो आप जैसा कि यहाँ समझ सकते हैं, ऑप्टिकल जो सोर्स होता है आपका, वो एक टाइम के अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं, वो एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को वहां पर आपके प्रोपगेट करता है. तो उनकी वजह से उनके बीच में एक डिले डिफरेंस होता है, एंड दैट डिले डिफरेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्रोमेटिक डिस्पर्शन. सो दिस कॉजेज द ब्रॉडनिंग ऑफ ईच ट्रांसमिटेड मोड एंड हेंस इंट्रामोडल डिस्पर्शन. तो यहाँ पर आपने देखा, इसको हम जब आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, दो तरह का रहता है, मटीरियल जैसा कि आपको बताया, और दूसरा वेवगाइड. इन मटीरियल में क्या रहता है, द पल्स ब्रॉडनिंग इज ड्यू टू द मटीरियल डिस्पर्शन रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल कंपोनेंट लॉन्च्ड इनटू द फाइबर फ्रॉम ऑप्टिकल सोर्स. मींस जब आप इंट्रामॉडल की नॉर्मली बात कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द इन फाइनाइट स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ ऑफ द ऑप्टिकल सोर्स. बट जब हम बात कर रहे हैं मटीरियल की, दैट इज द ड्यू टू डिफरेंट ग्रुप वेलोसिटीज ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, जो आपने अलग अलग यूज किए उन सब के वेरियस के वैल्यूज की वजह से. ऑल्सो इट अकर्स व्हेन द फेज वेलोसिटी ऑफ ए प्लेन वेव प्रोपगेटिंग इन द इलेक्ट्रिकल मीडियम वेरीज नॉन लीनियरली विद वेवलेंथ एंड ए मटीरियल इज सेड टू एग्जिबिट मटीरियल डिस्पर्शन. तो आपके मटीरियल डिस्पर्शन होने का दूसरा रीजन ये भी है कि फेज वेलोसिटी ऑफ ए प्लेन वेव प्रोपगेट जो कर रहा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, वो वेरी करता है नॉन लीनियरली. सो जैसा कि आप जानते ही हैं, नॉन लीनियरिटी किसी भी सिस्टम में हो, वो किसी ना किसी तरह के डिस्टॉर्शन को कॉज करती है. तो यहां पर भी वही हो रहा है. यहां पर फेज वेलोसिटी है जो प्लेन वेव प्रोपगेट कर रही है आपकी उसके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, उसकी वजह से. सो द सेकंड डिफरेंशियल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ इज नॉट जीरो. तो ये कंडीशन है जिसकी वजह से ये मटेरियल डिस्पर्शन आता है. सो वेवगाइड डिस्पर्शन, इसके अंदर भी सेम वही बात है, वेरिएशन इन ग्रुप वेलोसिटी विद वेवलेंथ फॉर ए पर्टिकुलर मोड. बट यहां पर एक मोड के अंदर बात हो रही है कि एक ही मोड के लिए जो वेरिएशन आपका आ रहा है ग्रुप वेलोसिटीज में, वो आपका बेसिकली क्रिएट कर रहा है वेवगाइड डिस्पर्शन. तो इसी के साथ इसकी बाकी की ये रीजंस भी है कि फॉर ए सिंगल मोड whose propagating constant in beta, the fiber exhibit waveguide dispersion when d2 beta upon d lambda 2 square not equal to 0. तो ये मल्टी मोड फाइबर के साथ और सिंगल मोड फाइबर्स दोनों के लिए आपका यूटिलाइजेशन है. देन intermodal dispersion. When we are talking about intermodal dispersion, so in intermodal dispersion or modal dispersion is a distortion mechanism occurring in multimode fiber and other waveguide in which the signal is spread in time because the propagation velocity of the optical signal is not same for all mode. So जब आप intermodal dispersion की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये मल्टी मोड के साथ आता है. मल्टी मोड में क्या होता है, एक ही कंडीशन में आपके वेरियस मोड ऑफ प्रोपगेशन होते हैं. अब जो ये वेरियस प्रोपगेशन मोड्स हैं, इन सब की जो प्रोपगेशन वेलोसिटी है उन सब की डिफरेंट रहती है, क्योंकि सबकी सेम तो रहेगी नहीं. जब सबकी डिफरेंट रहेगी है तो उसकी वजह से डिस्पर्शन आ रहा है, वो है इंटरमोडल डिस्पर्शन. सो अदर नॉर्म जो इस डिस्पर्शन के हैं वो है
multimode distortion, multimode dispersion, modal dispersion, distortion, intermodal distortion, intermodal dispersion and intermodal delay distortion. ये सब intermodal dispersion के ही नाम हैं. तो जब आप इन losses की बात करते हैं तो इनके साथ जब ये dispersion take place होता है तो आपके ऑप्टिकल फाइबर में कुछ लॉसेस भी आते हैं. ये लॉसेस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ द अटेन्युएशन और लॉसेस इन द फाइबर. तो इसके अंदर आपके मैकेनिज्म कौन कौन से, नंबर ऑफ मैकेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्नल अटेन्युएशन एंड दीज मैकेनिज्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटेरियल कंपोजिशन, द प्रिपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन टेक्निक एंड द वेवगाइड स्ट्रक्चर. मतलब वेवगाइड का जो भी मटेरियल, आपका ऑप्टिकल फाइबर का जो भी मटेरियल आपने लिया वो, उसकी प्रिपरेशन का तरीका, सिलिका की प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस, ये सब चीज़ें मिलके आपके ऑप्टिकल फाइबर के अटेन्युएशन एंड लॉसेस को लीड करती है. सो देयर मे बी कैटेगराइज्ड विद इन सेवरल मेजर एरियाज, मतलब इसको कैटेगराइज हम करेंगे, एंड दैट आर मटीरियल एब्जॉर्प्शन, मटीरियल स्कैटरिंग, लीनियर एंड नॉन लीनियर स्कैटरिंग, कर्व एंड माइक्रो बेंडिंग लॉसेस, मोड कपलिंग रेडिएशन लॉसेस एंड द लॉसेस ड्यू टू द लीकी मोड. सो इन सब के साथ साथ जो आप कनेक्टर और स्प्लाइसेस आपने ऐड ऑन करते हैं उनके भी आप अगर समझना चाहें तो उनके अंदर भी आपके अलग अलग लॉसेस आते हैं. तो ये जितनी भी चीज़ों की हमने बात की और ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई, ये सब के सब इसके अंदर लॉसेस के अंदर पार्ट कर रहे होते हैं. तो एब्जॉर्प्शन लॉस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन लॉस, मटीरियल एब्जॉर्प्शन इज द लॉस मैकेनिज्म रिलेटेड टू द मटीरियल कंपोजिशन. तो ये पूरी तरह से आपका किस पे आ जाता है, मटीरियल के कंपोजिशन पे आता है. सिमिलरली आप इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन और एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन भी बात कर सकते हैं. अगर आपका प्योर सिलिकेट ग्लास है, लिटिल इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इट्स बेसिक मटेरियल स्ट्रक्चर इन नियर इंफ्रारेड रीजन, ये इसका स्पेसिफिकेशन है. देन सिमिलरली देयर इज एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द इम्प्योरिटी एडिंग इन द सिस्टम. सो ये आपके सारे के सारे इम्प्योरिटी जो आपने ऐड की और उन सब के प्रोसेस हैं उनकी वजह से क्रिएट होने वाले लॉसेस हैं. इसी की तरह से लीनियर स्कैटरिंग लॉसेस है, रेले एंड माई स्कैटरिंग है. ये सब के सब आपके डिफरेंट काइंड ऑफ आपके नॉन लीनियर और स्टिमुलेटेड बेरिलियन स्कैटरिंग एंड रमन स्कैटरिंग, ये सब के सब पार्ट है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर लॉसेस. सो फाइबर बेंडिंग लॉसेस भी है, कनेक्टर के साथ भी है. ये सब चीजें आपके इसके अंदर आपके पिक्चर में आती हैं जहां पर आप वेरियस काइंड ऑफ लॉसेस देखते हैं. सो इन ऑप्टिकल फाइबर टेलीमेट्री actually we are using the conversion of electrical signal into the light signal for a wider bandwidth and the less losses. So ये complete telemetry system जो optical fiber का use करके बनाया गया है वो आपका optical fiber telemetry system है जिसपे dispersion और उसके optical fiber losses एक बहुत ही major role play करते हैं. That's why we understand and discuss all the various losses and optical fiber dispersion here, so that when we are designing a telemetry system by using the optical fiber, then we can easily design by considering all these points and parameters. So in the next lecture we will discuss about the data acquisition system. So till then, thank you.